नमस्कार, मैं हूं मयूरिका और आप देख रहे हैं वीएनएम टीवी। आज रविवार है और रविवार को आपके लिए हम खास अलग अलग खबरें लेकर आते हैं। ऐसी खबरें जो सीधी सीधी आपसे जुड़ी हो और जो सीधी सीधी आपको फायदा पहुंचाए। आज भी कुछ ऐसी ही बात होने वाली है और मेहमान भी मैंने स्टूडियो में मेरे साथ जोड़ लिए हैं, उनसे भी आपको मिलवाऊंगी। फिलहाल 26 जून से 2 जुलाई आज आखिरी दिन है। नेशनल इलेक्ट्रिकल सेफ्टी वीक मनाया गया। इस वीक में क्या होता है, किस तरह से हम इलेक्ट्रिकल सेफ्टी रख सकते हैं, किस तरह हम फायर सेफ्टी रख सकते हैं, ये सारे मुद्दों पर आज बात होने वाली है। क्योंकि छोटी या बड़ी आग जब लगती है बहुत बड़ा नुकसान होता है, जान माल का नुकसान कई बार दुर्घटनाओं के चलते होता है और ऐसे में कैसे सुरक्षा रखी जाए उस पर आज बात होगी। और मेरे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं फायर सेफ्टी एक्सपर्ट दिलीप पटेल सर। सर बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। नेशनल इलेक्ट्रिकल सेफ्टी वीक हमने बनाया, आज आखिरी दिन है। क्या जरूरत होती है इस वीक को मनाने की और क्या अवेयरनेस फैलाई जाती है इस वीक के ऊपर? ये जो वीक है ये भारत का जो बंधारण है उसके साथ जुड़ा हुआ है, जिसके अंदर इलेक्ट्रिकल सिटी का जो एक्ट बना है वो एक्ट का फर्स्ट डे यानी 26 जून था। तो इसी सिलसिले में ये अपना वीक घोषित किया गया है कि उसको हम हमेशा 26 से इंक्लूडिंग 26 डे भी कर सकते हैं, वीक भी कर सकते हैं और मंथ भी सेलिब्रेट कर सकते हैं। वैसा CEA सेंट्रल इलेक्ट्रिकल अथॉरिटी ने जो उसकी कमिटी बनाई है सेफ्टी के ऊपर, उन्होंने रिकमेंडेशन किया और उसकी वजह से ये चल रहा है। तो और ये पूरा जो वीक होता है क्या अवेयरनेस फैलाई जाती है देश दुनिया में? देश दुनिया में इसके अवेयरनेस ये फैलाना चाहते हैं ये माध्यम से कि इलेक्ट्रिकल जो है इसके बारे में सबको जानकारी है, लेकिन उसको यूज़ कैसे करना है, किस तरह से हम सेफ रहे हैं, हमारे मकान को सेफ कर सके और बच्चों को किस तरह से सेफ कर सके, इसकी एक छोटी सी अवेयरनेस मकान कोई भी हो, इंडस्ट्रियल हो, रेसिडेंशियल हो, एजुकेशनल हो या हॉस्पिटल्स हो, उस सभी में इलेक्ट्रिसिटी आजकल हर एक के बहुत ज़्यादा एसेंशियल है। बिल्कुल। अगर आपको ये मैसेज मिलता है कि आपके इलाके में इस तारीख को 2 घंटे के लिए लाइट जाने वाली, तो आप हिल जाते हैं। आप अपना फ़ोन चार्ज कर लेते हैं, आप अपना रूटीन काम कर लेते हैं, पानी भरना है, कुछ अगर आपको मिक्सी चलानी है, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो इलेक्ट्रिसिटी से जुड़ी हुई है, बहुत बेसिक। अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो हम शायद नहाना जाना भी पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी से यूज टू हो गए हैं। लेकिन इलेक्ट्रिकल सेफ्टी के बारे में हमें ज़्यादा नहीं पता है। हमारे घर में जगह जगह प्लग लगे हुए हैं जिसका हम धड़ल्ले से इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कभी वही इलेक्ट्रिकल जो अप्लायंसेस है, इलेक्ट्रिसिटी से जुड़ी जो लापरवाही हम करते हैं, वो हमारे लिए जानलेवा साबित हो सकती है। ये आज बात करने की कोशिश हो रही है। सर थोड़ा सा और विस्तार से बताइए, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी कैसे रखी जाए घर में, क्योंकि बहुत इलेक्ट्रिसिटी से बच तो नहीं सकते, उसके साथ ही हम जी रहे हैं कंप्लीटली, और जीना ही पड़ेगा। इलेक्ट्रिकल सेफ्टी एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग जॉब है और उसके साथ साथ जितने भी काम करने वाले कारीगर हैं उसके भी नॉर्म्स बनाए गए हैं कि वही लोग सिर्फ उसको मरम्मत कर सकें। इसके लिए ओसाज और नेशनल फायर प्रोटेक्शन सेफ्टी NFPA जो बोलते हैं, वो दोनों के अंदर बहुत गहराई से बताया गया है कि किस तरह से काम करना चाहिए और कौन आदमी ही कर सकता है। एक्सपर्ट की जरूरत होती है। एक्सपर्ट की जरूरत। और यहाँ पे जो उसको हम बोलेंगे प्रोफेशनल पर्सन, तो वो सर्टिफाइड पर्सन होना जरूरी है। सिर्फ डिग्रियाँ कॉलेज से लेने से, डिप्लोमा या डिग्री लेने से वो सर्टिफाइड नहीं है। ये यूनिवर्सिटी सर्टिफाई करता है कि उन्होंने ये टाइम ड्यूरेशन में हमने उसने पढ़ा है। लेकिन सर हमारे यहाँ जो ज़्यादातर इलेक्ट्रिशियन आते हैं वो पढ़े हुए तो होते नहीं हैं। हाँ, नहीं, उसमें नहीं पढ़े होते हैं। उन लोगों को भी एक सुझाव करना चाहूँगा आज कि जो नहीं पढ़े वो उसका
शॉर्ट टर्म कोर्स आता है जी। और वही शॉर्ट टर्म कोर्स करके ही वो उसका काम करे, और वो शॉर्ट टर्म कोर्स ख़त्म होने के बाद गवर्नमेंट की लाइसेंसिंग बोर्ड की, इलेक्ट्रिकल लाइसेंसिंग बोर्ड की जो अथॉरिटी है, वहाँ से उनको एग्ज़ाम देने के पास ही वो काम कर सकते हैं। और हमें भी एक आम आदमी को भी जानना चाहिए कि जब इलेक्ट्रिशियन को बुलाते हैं तो उसके पास एटलीस्ट ये सर्टिफिकेट है कि नहीं। बिल्कुल, मतलब हम अक्सर यहाँ बैठकर बात करते हैं कि जब भी कोई बीमारी हो एक्सपर्ट के पास जाइए, एक्सपर्ट डॉक्टर के पास जाइए, क्योंकि अगर आप एक्सपर्ट डॉक्टर पास नहीं जाएंगे तो वो आपको ज़्यादा बीमार करेगा। कुछ ऐसा यहाँ भी है कि किसी भी इलेक्ट्रिशियन को हम बुला लेते हैं, लेकिन वो हो सकता है आपके लिए सुरक्षित ना हो, आपके लिए आने वाले भविष्य में कोई दुर्घटना को आप खुद न्योता दे रहे हो। ऐसे में एक्सपर्ट इलेक्ट्रिशियन को बुलाइए, ये कह रहे हैं दिलीप सर। चलिए थोड़ी सी और आगे मैं बढ़ती हूँ सर। इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, चलिए इलेक्ट्रिशियन की बात तो है ही, लेकिन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस यूज़ करने में हम क्या सावधानियाँ रख सकते हैं घर में? घर में जो भी इक्विपमेंट्स हैं, वो सबसे पहले तो आजकल जो आर्किटेक्चर इंटीरियर डिज़ाइन से जुड़ी हुई बात है उसमें मैं जाऊंगा जी। पहले के ज़माने में आपने देखा होगा, जब ब्रिटिश राज के टाइम पे इलेक्ट्रिसिटी का सिस्टम बन रहा था, उसमें कहीं रूल्स फॉलो होते थे। जो प्लग्स होते हैं इलेक्ट्रिकल कनेक्शन के लिए, जो टेम्पररी कनेक्शन करते हैं, वो प्लग की हाइट ग्राउंड लेवल से कम 1 मीटर दूर होनी चाहिए। अच्छा। जिससे छोटा बच्चा घर में घूम रहा है वो गलती से उसके होल के अंदर उंगली न डाल दे। यस, यस। वो सबसे बड़ी। और आजकल आप देख रहे हैं कि जहाँ तो बेड के पास बिल्कुल नजदीक में रहते हैं, होता है हमें। हाँ, तो ये सुविधा के साथ साथ आप सुविधा खड़ी नहीं कर रहे हैं, आप उसके साथ साथ एक दुर्घटना को आमंत्रण दे रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। तो इस तरीके की इसका हम बहुत लग्जरी में अब जीना चाहते हैं। एक ही पंखा 4 जगह से चालू होना चाहिए, जहाँ जहाँ से हम गुजरे वहाँ वहाँ हमें स्विच बोर्ड चाहिए, जहाँ जहाँ हम बैठे हैं सोफा में या बेड पर, कुर्सियों में हमें हर जगह चार्जर पॉइंट चाहिए। लेकिन ये कहीं ना कहीं नुकसानदायक भी साबित हो सकता है। और इसके अंदर जो 3 पॉइंट अभी यहाँ अपने इंडिया में चल रहा है सिस्टम, यानी 3 छेद होते हैं जी। वो छेद में सबसे पहला एक लाइव वायर का पॉइंट होता है, दूसरा न्यूट्रल का होता है, और तीसरा जो बड़ा वाला होता है वो अर्थिंग के लिए है। सबको पता है कि ये बड़ा वाला होल यानी बड़ा वाला छेद जो टर्मिनल है वो अर्थिंग के लिए है जी। लेकिन वो बड़ा क्यों रखा, और उसकी पिन भी आप देखें तो वो पिन भी लंबी होगी, दूसरी 2 पिन छोटी होगी। तो वो लंबी रखने का भी रीज़न है और उसको बड़ी साइज बनाने का भी रीज़न है जी। तो लंबी साइज इसलिए है कि जैसे आप प्लग के अंदर वो पिन डाल रहे हैं तो सबसे पहले लंबा होने के नाते वो पहले होल में जाएगा, और जब आप प्रेस करेंगे तो उसके बाद में वो दोनों छोटी पिन अंदर कनेक्शन होने वाली है। तो आपका जो भी इक्विपमेंट है वो अर्थिंग से पहले जुड़ेगा, उसके बाद ही आपका जो हम फेज वायर और न्यूट्रल वायर कनेक्ट करते हैं। तो इलेक्ट्रिकली कुछ किसी को नुकसान ना हो इसलिए अर्थिंग फर्स्ट लग जाता है, इफ योर अर्थिंग इज प्रॉपर। अर्थिंग प्रॉपर नहीं है तो उसकी कोई मतलब ही नहीं है। बिल्कुल। तो आजकल कई जगह अर्थिंग प्रॉपर नहीं भी होता है। वो इसीलिए इलेक्ट्रिकल शॉक का जो परिणाम आता है वो वही होता है जी। और कहीं लोगों को तो पता भी नहीं है, जो मेरे इंजीनियर मित्रों भी हैं उनको भी पता नहीं है कि इलेक्ट्रिकल की कितनी मात्रा अपनी बॉडी में से जाएगी तो हमको फैटल एक्सीडेंट्स हो सकता है। अच्छा। तो ये भी है, दुर्घटना का डर पल पल बना हुआ है और कहीं ना कहीं जान से खिलवाड़ है, लेकिन सावधानियों के साथ अगर काम किया जाए तो बहुत ईजी है, बहुत ईजी भी है। बिल्कुल सही बात है। सर और थोड़ी सी जानकारी दीजिए कि इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जो होते हैं उनसे होने वाली दुर्घटनाओं का क्या प्रमाण है? इलेक्ट्रिकल जो अप्लायंसेस है
वो प्रॉपरली अर्थ होना चाहिए। वो अर्थ नहीं होने से वजह से या फिर घर के अंदर उसकी सेफ्टी पॉइंट में पहले फ्यूज़ हम यूज़ करते थे, आजकल एमसीबी यूज़ हो रहा है। अच्छा। लेकिन एमसीबी के बाद भी अभी एक नया आया है आरआरसीबी। तो मैं सबको रेकमेंड करता हूँ सबसे पहले आपके घर में आरआरसीबी लगाइए जी। क्योंकि वो ऐसा इक्विपमेंट है कि जो थोड़ा सा भी ओवर करंट या लीकेज करंट होगा तो वो पूरी सिस्टम को ट्रिप कर देगी। यानी पहले तो आप सेफ हो जाएंगे। अच्छा। उसके बाद इक्विपमेंट तो सेफ होगा ही, लेकिन आप पहले मैं आरआरसीबी क्या होता है? कोई सिस्टम होता है कोई नहीं, वो जिस तरह से हाँ जिस तरह से अपनी एमसीबी आती है वो सेम टाइप दिखने में आएगी, लेकिन वो उसका फंक्शन करने का अलग सिस्टम है। जी जी जी। वो करंट रेसिडुअल करंट सिस्टम पे ऑपरेट होती है और उसका फास्ट रिकवरी है। जी। तो नेशनल इलेक्ट्रिकल सेफ्टी वीक जब मनाया जा रहा है तो इसी तरीके की बातें हो रही हैं कि इलेक्ट्रिकल सेफ्टी कैसे मेंटेन की जाए। सर ने हाल ही में एक किताब भी लिखी है जिसमें उन्होंने फायर सुरक्षा पर काफ़ी अच्छी महत्वपूर्ण जानकारियां दी है। मैं संक्षिप्त में वो भी ज़रूर पूछना चाहूँगी। सर, फायर सेफ्टी पर भी आपने एक किताब लिखी है। फायर सेफ्टी, एक बेसिक फायर सेफ्टी के लिए हम क्या कर सकते हैं? बेसिक फायर सेफ्टी जो है इसके अंदर 3 चीज़ मेन है। एक ऑक्सीजन जी, जो हवा में से हमको फ्री में मिलता है, हर जगह होता है। दूसरी टेम्परेचर, वो कहीं ना कहीं से हमको टेम्परेचर जो मिल जाए तो जो भी जलने वाली तीसरी चीज़ है पदार्थ, वो वायु भी हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है जी। और मैं सभी को ये आज के दिन पर यह भी समझाना चाहूँगा कि कोई भी सॉलिड चीज़ डायरेक्ट नहीं जलती है। आप लकड़ी को भी ले लो, वो डायरेक्ट नहीं जलेगी। लकड़ी को जलाने के लिए उसको हमको टेम्परेचर देना पड़ता है। टेम्परेचर देने के बाद वो उसके ज्वलन शक्ति पे आएगी, तभी वो ज्वलन स्टार्ट करता है जी। वो भी मैंने जो 2 अगले पहलू बताए हैं, एक ऑक्सीजन और दूसरा टेम्परेचर, जी। ये दोनों के साथ जब वो ज्वलनशील पदार्थ जो भी है वो मिक्स होगा और उसका चेन रिएक्शन बनेगा, तभी ये आग जलने का शुरू होता है, उसके बाद नहीं। जी। और मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि आग जब तक कंट्रोल में है तब तक उसको हम आग नहीं बोलते हैं। जिस तरह से हम गैस चलाते हैं घर में, स्टोव खाने के लिए, तो वो हमारे कंट्रोल में है तब तक उसको हम फायर नहीं बोलते हैं, लेकिन आउट ऑफ कंट्रोल होता है तब हम फायर बोलते हैं। बिल्कुल। जी, बड़ी बात है कि आग तो हम जलाते हैं, हाथ सेकने के लिए अंगीठियाँ भी जलती थी पहले के ज़माने में तो, लेकिन वो कंट्रोल में होती थी। जब अंडर कंट्रोल ना हो तब वो फायर बन जाती है। सर, बेसिक फायर सेफ्टी अगर हो, किस तरह से, अगर कोई आग लग जाए छोटी मोटी, किस तरह एक आम आदमी बच सकता है? हर एक घर के अंदर, और आजकल मैंने अपने गुजरात सरकार को भी रेकमेंड किया है कि स्टैंडर्ड 8 से फायर सेफ्टी का एक छोटा सा चैप्टर स्टार्ट करें। बहुत ज़रूरी है। और उन्होंने एक्सेप्ट भी किया है और आगे उनकी कार्यवाही भी चल रही है। इसके लिए गुजरात सरकार को भी अभी आपके माध्यम से मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। और ये जो बात है, ये जो अपने बच्चों को पहले ध्यान में आएगा तो वही यूथ हमारा फ्यूचर है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसीलिए आजकल बच्चे से बाप माता सीखते हैं, पेरेंट्स सीखते हैं। राइट, बिल्कुल बिल्कुल सही बात। तो ये एक माध्यम होगा, हम पेरेंट्स को डायरेक्ट नहीं समझा सकते हैं। कोई काटा ना चढ़े, गुजराती में या તો પણ જે નાનો યુથ છે એ આપણને સારી રીતે સમજાવી શકે છે અને એ જે आगे बढ़ेंगे तो ये फायर सेफ्टी के लिए जो
कौन सी चीज़ चाहिए बेसिकली फायर को बुझाने के लिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट है जो आपने बताया है। तो मैं इसमें 3 चीज़ आती है। एक सबसे अच्छा तरीका है पानी जी, क्योंकि पानी का जो हीट होने का या हीट लेने की जो क्षमता है सबसे ज़्यादा है। अच्छा जी, तो इसीलिए कोई भी जहाँ पे आग लगती है तो आप पानी यूज़ कर सकते हैं जी। कभी कभी ऐसा भी लेकिन होता है कि आपको पानी से आग ज्यादा हाँ फैलती हाँ है। मैं वही बात ही बोल रहा था। जी जी, अच्छी बात है। तो ये आपको नॉलेज होनी चाहिए कि पानी कहाँ पे मैं यूज़ कर सकता हूँ, जी, कहाँ पे नहीं। तो इसलिए दूसरा आता है वो क्लास A B C करके 3 डिफरेंट बनाए हैं। जो क्लास A है वहाँ जो सॉलिड जल रहा है वहाँ पे हम यूज़ करते हैं। जी, क्लास B है वो जहाँ पे अपना लिक्विडिज्म है वहाँ पे यूज़ करते हैं। और क्लास C है वो उसका कैटेगरी अलग है। जी, तो ये तीनों कैटेगरी के हिसाब से हमको बेसिक नॉलेज पहले तो हमको मिलना चाहिए और हमको भी जानना ज़रूरी है। तो ये किताब के अंदर मैंने ये दिया है कि कौन कौन से डिफरेंट टाइप्स ऑफ फायर्स होते हैं। जी। बहुत बड़ी बात है कि हमें बच्चों को एजुकेट करना पड़ेगा क्योंकि बच्चे बहुत जल्दी सीख जाते हैं। मुझे बहुत अच्छे से एग्जाम्पल याद है, जब स्वच्छता अभियान चला जा रहा था तब छोटे छोटे बच्चे, मेरा खुद का बेटा कचरा नहीं डालने देता था कि नहीं कैरी बैग कैरी करो और उसमें कचरा डालो, तो वो अब आदत बन गई है। तो बच्चे सिखाते हैं, समाज को सिखाते हैं, माँ बाप को सिखाते हैं, दादा दादी को सिखाते हैं। तो बहुत अच्छा आइडिया है कि हम बच्चों को सिखाएं कि बेसिक फायर सेफ्टी कैसे रखी जाए, क्योंकि आखिरकार सबसे ज़्यादा खतरा बच्चों को ही होता है, क्योंकि बच्चे थोड़े ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करना पसंद करते हैं। तो हो सकता है कि वो दुर्घटना का शिकार बने। ऐसे में बच्चों को सिखाना चाहिए। ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है सर। और इसलिए कई स्कूलों में मैं जो भी स्कूल के ऑर्गेनाइजर चाहते हैं तो स्कूलों में मैं फ्री में ये सिखाने के लिए जाता हूँ। जी सर, कई जगह हम फायर एक्सटिंग्विशर भी लगाते हैं लेकिन कई बार वो अपडेटेड भी नहीं होते हैं। हाँ, ये दूसरी बात है। पहले तो ये ABC जी, ये जानना जरूरी था। और ABC टाइप का बॉटल कौन सा कहाँ हम फायर एक्सटिंग्विशर यूज़ करें जी, वो जानने के बाद ही आप यूज़ कर सकेंगे। जी, कहीं केमिकल्स ऐसे हैं कि जो केमिकल पर जो आपने बताया कि पानी डालने से आग जलती है ज़्यादा, तो वो केमिकल पर हम कभी पानी नहीं डाल सकते हैं। आपने कहीं ट्रैफिक में देखा होगा, कहीं बड़े बड़े टैंकर के पीछे एक हेक्सागोनल बनाया हुआ होता है, उसके अंदर अलग से 4 भुजाएं होती है और उसके अंदर अलग से लिखा होता है। तो वो हर एक टैंकर के पीछे रहता है। वो इसीलिए रहता है कि किसी को भी जनरल पब्लिक और फायरमैन को पता चल जाए कि यहाँ पे कौन सा केमिकल जा रहा है जी, और वही केमिकल के ऊपर कौन सा हम यूज़ करें। फॉर्म यूज़ करना है, वाटर यूज़ करना है या कोई गैसियस मटेरियल यूज़ करना है, वो हम कर सकते हैं। जी, और वही थिंग्स अपने नॉर्मल रेसिडेंशियल एरिया हो या हॉस्पिटल हो या उसके अंदर यूज़ करना चाहिए। फायर सुरक्षा पर बहुत बड़ी लापरवाही हम अक्सर बरतते हैं। हम घर में छोटे लेवल पर बरतते हैं और इंडस्ट्री है या हॉस्पिटल हैं, बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स है, मॉल है, वहाँ भी अब फायर सेफ्टी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कई जगह फायर सेफ्टी के सुचारू साधन उपलब्ध हैं, सुविधा की गई है कि अगर आग लग जाती है तो कैसे नीचे उतरा जाए, इस तरीके की, लेकिन कई जगह नहीं भी हैं। सर, जो लापरवाही बरती जाती है वो कितनी वजह बनती है बड़े एक्सीडेंट को क्रिएट करने में? आपने 2 साल के पहले सूरत में एक हादसा हुआ, तक्षशिला बिल्डिंग में जो कोचिंग क्लास चल रहे थे। वो हादसा एक आप जो बोल रहे हैं उसका एक सबसे बड़ा नमूना है जी। वैसा ही एक नमूना अभी लास्ट वीक में दिल्ली में हुआ। दिल्ली में वो भी इतना ही बड़ा था, लेकिन वहाँ पे एक रोप मिल गया तो बच्चों को ट्रेनिंग था, बच्चों को ट्रेनिंग था, इसलिए रोप पकड़ के नीचे आ गए। सही तो है। ट्रेनिंग इज मस्ट। और हर एक के जो बिल्डिंग्स है, अपार्टमेंट है, क्लासेस हैं या कोई भी है बिल्डिंग्स, तो वो NBC के हिसाब से जो 9 प्रकार के बिल्डिंग है उसमें से कोई भी बिल्डिंग है उसमें आप
अंदर जा रहे हैं तो लेकिन आपको पता होना चाहिए कि उसमें इन केस ऑफ इमरजेंसी में कहाँ से बाहर निकलूं। बिल्कुल। और वहाँ पे उसका मैप लिखा होना चाहिए। तो वो देख के जानने के बाद ही आज मैं कहीं मॉल में भी जाता हूँ तो पहले मेरे बच्चों को भी बताता हूँ, ग्रांट्स को भी बताता हूँ कि देखो बच्चा ये लिखा हुआ है, ये सिंबल है, इन केस ऑफ इमरजेंसी ये जहाँ पे एरो जा रहा है उस तरह से हम डायरेक्ट बाहर की ओर निकल सकते हैं। जी, कई बार हम देखते हैं लेकिन वो समझ नहीं पाते क्योंकि हमें उसका पता ही नहीं है, लिखा है होगा कुछ। हाँ। तो उस पर हम ध्यान नहीं देते हैं और जब इमरजेंसी आती है और तो जैसे भी मॉल है तो वहाँ पे एक सिक्योरिटी ऑफिसर रहता है जी। लेकिन उसको भी ज्ञान होना चाहिए कि जो भी अंदर आ रहा है मॉल के अंदर उसको एक छोटी सी ट्रेनिंग दे जी। कि इन केस ऑफ इमरजेंसी हम कहाँ से बाहर निकलेंगे। आप कोई प्लेन में जा रहा है तो प्लेन स्टार्ट जैसे हो रहा है उसके पहले आपको पता है कि तीन लोग खड़े रहते हैं 3 डिस्टेंस पर और वो पूरा सिस्टम बताते हैं कि किस तरह से हमको बैठना है, किस तरह से आपको पेटी बांधना है, किस तरह से इन केस ऑफ इमरजेंसी ऑक्सीजन हील करना है और कैसे आपको इन केस ऑफ इन वाटर हाउ टू गो आउटसाइड। तो ये बताते हैं। वही ट्रेनिंग छोटी सी 2 मिनट या 3 मिनट की मॉल या थिएटर्स जो भी है उसके अंदर ये बताना जरूरी है और वो जानेंगे तो वही सिस्टम उसके फ्लैट में बिल्डिंग में भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। मॉल के अंदर या कोई भी थिएटर है और अपना बड़ा बिल्डिंग है वहाँ पे जो पार्किंग होता है वहाँ पे आपने ज़्यादा तक देखा होगा कि जो स्प्रिंकलर सिस्टम लगाए जाते हैं वो स्प्रिंकलर सिस्टम डाउनवर्ड्स होते हैं जी। और मैंने कई फायरमैन ऑफिसर से भी पूछा है कि ये नीचे क्यों लगाया जाता है तो बोलता है नीचे आने से पानी डायरेक्ट नीचे गिरेगा। लेकिन मेरा एक टेक्निकल सुझाव ये है कि जो नीचे रहता है वो उसका जो छत लेवल है छत लेवल से कम 1.5 से 2 फीट नीचे आता है जी। तो जब तक धुआं नीचे से जो गर्म कुछ जल रहा है या आग जली है तो आग लगने से वजह से जो ऊपर धुआं जल रहा है वो डायरेक्ट छत की ओर जाएगा और छत पे जमा होगा और वहाँ पे गर्मी ज़्यादा होगी और धीरे धीरे वहाँ धुआं बढ़ता बढ़ता नीचे 1.5 फीट तक आएगा तब वो बल्ब को स्टार्ट कर उसका जो फटना है वो रेटेड टेम्परेचर पर फटेगा जी। और ये नीचे रहने से जब तक वो ऊपर से नीचे नहीं आ जाता है धुआं भर के तब तक इतना टाइम ज़्यादा जाएगा और पानी की जो धारा बदलनी चाहिए नीचे फायर जहाँ लगी है वहाँ वो बहुत लेट होगी। उसका बेसिक थियरी है कि 3 मिनट के अंदर ये चालू हो जाना चाहिए जी। तो इसीलिए मैं हर एक फायरमैन्स को, हर एक बिल्डिंग के उपभोक्ता को या हर एक मॉल और मल्टीप्लेक्स को भी एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपके माध्यम से कि जिसके वहाँ लगा हुआ है उसको एक प्लम्बर को बुला के उसको 180 डिग्री ऊपर की साइड घुमा दे ओके। तो जिससे ये जल्दी आग बुझाने का जल्दी स्टार्ट हो जाए। बिल्कुल जी, छोटी छोटी ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। विदेशों में ये इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। हमने विदेशों की बहुत सारी चीज़ें अपना ली है। ये जो बेसिक चीज़ें हैं, जो बेसिक नॉलेज है, वो अगर हम अपना लें तो बड़ी दुर्घटनाओं को भी हम टाल सकते हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। एंड नोट पर अगर कुछ कहना चाहें तो। मैं तो सबको यही बताना चाहूँगा VNM के माध्यम से कि सेफ्टी को पहले आगे लो, बाद में नहीं। क्योंकि जो सेफ्टी आएगी बार बार करेगा सेफ्टी, उसको ये अकस्मात से दूर रहने का चांस है। जी जी जी, छोटी छोटी बातें हैं, अगर ध्यान में रखें तो बड़ी दुर्घटनाओं से बच सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप हमारे साथ जुड़े और बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी व्यूअर्स का हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमेशा जुड़े रहना है क्योंकि हम ऐसी ही बातें करते हैं जो आपके लिए जानना ज़रूरी है। YouTube चैनल पर VNM TV को आप देख रहे हैं, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि VNM का
हर अपडेट, हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंच सके। फेसबुक पर देख रहे हैं, शेयर ज़रूर कीजिए क्योंकि ये जानकारी हर व्यक्ति तक पहुंचना ज़रूरी है। आप हमें डेली हंट, वोडाफोन टीवी, जियो टीवी और जियो टीवी फाइबर 498 नंबर के चैनल पर रोजाना 24 घंटे लाइव देख सकते हैं। देखते रहिए वीएनएम, जुड़े रहिए वीएनएम के साथ। नमस्कार। भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। વડોદરાના ઘણા વિસ્તારો જેમ કે અકોટા, માંજલપુર, અલકાપુરી, મકરપુરા વગેરે વગેરે વિસ્તારોના લોકો ચિંતામાં છે। આ ચિંતાનું કારણ છે વડોદરાના લોકોમાં વધતી ઈર્ષા। જી હા, અને આ ઈર્ષાનો સ્ત્રોત છે તરસાલી એરિયામાં આવેલ રેઝિડેન્શિયલ પ્રોજેક્ટ દર્શનમ પ્લેસ। ઘણી બધી એમ્યુનિટીઝથી ભરપૂર આ 2 અને 3 BHK પ્રોજેક્ટ બની ગયો છે નવા ઘર શોધવાવાળા લોકો માટે એક અનોખો અવસર। भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। नमस्कार, मैं हूँ आरती और आप देख रहे हैं वीएनएम टीवी। हमारा स्टूडियो तो बहुत ज़्यादा हैप्पी और पॉजिटिव वाइब से चीयरफुल हो ही रहा है क्योंकि आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं बहुत ही खास मेहमान। अब्दुल कलाम जी का एक बहुत ही माना हुआ कोट है, मैं डेफिनेटली यहाँ पर मेंशन करना चाहती हूँ। क्लाइंबिंग टू द टॉप डिमांड्स स्ट्रेंथ, वेदर इट इज़ द टॉप ऑफ माउंटेन एवरेस्ट और टू द टॉप ऑफ योर करियर। तो हमारे साथ जो आज यहाँ मौजूद हैं वो कुछ ऐसा ही करके आई हैं, अपने आप को चैलेंज करके, अपनी कैपेबिलिटीज़ को चैलेंज करके, अपने आप को पूरी तरह से तैयार करके ये माउंट एवरेस्ट पर अपना झंडा गाड़ कर आई हैं। आज मिलेंगे इन्हें, अब हाल ही इन्हें कहा जाता है एवरेस्टर निशा, मिस निशा कुमारी से। निशा, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू मैम। निशा जो हैं ये केवल 29 वर्ष की हैं और ये एमएससी की स्टूडेंट हैं और इन्होंने हाल ही में अपना झंडा गाड़ा है माउंट एवरेस्ट पर। आप सभी ने देखा ही होगा न्यूज़ में, और काफ़ी हाल में इन्होंने बहुत सारी इंटरव्यूज़ में भी अपनी जर्नी के बारे में बताया है, लेकिन इस जर्नी के पीछे का जो उनका कंट्रीब्यूशन है, जो उनकी कंटिन्यूस मेहनत है, वो डेडिकेशन जो है, आज उस पर बात करेंगे। निशा जो है, मैं आपको बता दूं कि हमारे वडोदरा से सबसे पहली फीमेल हैं जिन्होंने 8K कंपनी को सबमिट किया है और पूरी शिद्दत और मेहनत से इन्होंने यहाँ तक पहुँचने की जो ये उन्होंने जर्नी तय करी है वो काबिले तारीफ़ है। तो निशा से जानेंगे और जुड़ते हैं निशा से। निशा, सबसे पहला सवाल आपसे कि आप एक एमएससी स्टूडेंट हैं और एमएससी पढ़ने के बाद माउंटेनियरिंग करना है हमें, ये आपके दिमाग में, आपके जहन में ये चीज़ कहाँ से आई और किसने आपको मोटिवेट किया इस दिशा में जाने के लिए?
मैम मैं एमएससी में थी जिस दौरान वहाँ पे एक परामर्श करके इवेंट होता है, उसमें कुछ एडवेंचर एक्टिविटीज़ लगाई गई थी। उन एडवेंचर एक्टिविटीज़ में मैंने पार्ट लिया, तो मेरी जो स्कूल की कुछ मेमोरीज थी वो न्यू हो गई, वापस से ताज़ा हो गई। तो उस टाइम मैं जो वहाँ मेरे कोच अभी रिसेंटली है मिस्टर नीलेश बारोट, उनसे जुड़ी, उनसे बातें की और तब से मैंने ट्रैकिंग और माउंटेनियरिंग का स्टार्ट किया था। एमएससी के दौरान मेरा जो सपना था वो एयरफोर्स में जाना था, जी। पर मेरा फ्लैट फिट था तो मैं नहीं जा पाई। मैंने इंटरव्यूज़ भी दिए थे, नहीं हो पाया। तो मैंने एमएससी के बाद मुझे टीचिंग फील्ड में नहीं जाना था और इंडस्ट्रियल लाइन में ही जाना था। अच्छा। वो स्कोप्स इंडिया में नहीं हैं, उसके लिए भी मैंने ट्राई किया, गेट का एग्ज़ाम दिया, बट कुछ पॉइंट से 0.25 मार्क्स से 0.75 मार्क्स से गेट का एग्ज़ाम रह गया। फिर मैंने सोचा कि कुछ अलग करते हैं, तो मैंने माउंटेनियरिंग फील्ड को चूज़ किया था। और कुछ ऐसा भी था कि जब मैं कहीं पे जाती थी, किसी से बात करती थी, तो लोग बोलते हैं कि जब आपका कुछ अचीवमेंट होता है ना तो सब आपकी सुनते हैं, जब तक आपने कुछ अचीव नहीं किया होता तो लोग आपकी सुनते नहीं हैं। इसीलिए मैंने सोचा कि कुछ ऐसा करते हैं जिससे अपने देश का नाम भी रोशन हो और एक अच्छी अचीवमेंट भी हो। तब मैंने सोचा था कि माउंटेनियरिंग फील्ड में माउंट एवरेस्ट करते हैं। वाह, कितनी ब्रिलियंट सोच है निशा की। और डेफिनेटली जहाँ आपने बताया कि लोग तभी सुनते हैं जब आप कुछ अचीव करते हैं, तो डेफिनेटली ये कहीं ना कहीं मैं सैड भी बोलूँगी इस चीज़ को लेकर कि भाई इतना अच्छा भी नहीं है ये, क्योंकि हर बच्चे में अपनी कैपेबिलिटीज़ होती हैं। और जैसे आपने तो तय कर लिया कि भाई मुझे माउंटेनियरिंग करना है और आप उस फील्ड में आगे बढ़ गई और आपने दावा किया कि आप उस लेवल पे पहुँचें और बताएं कि भाई यस आई कैन डू इट। बट आई एम श्योर इसके पीछे बहुत सारा सपोर्ट की ज़रूरत होगी। आपकी फैमिली सपोर्ट है, आपका खुद का जो फिज़िकल हेल्थ है, आपकी मेंटल हेल्थ है, उस पर आपने बहुत सारा काम किया होगा। पर काफ़ी सारे बच्चे ऐसे हैं जो शायद इतने स्ट्रॉन्ग ना भी हों। तो जो भी बच्चे हमें देख रहे हैं उन्हें आपको देख के डेफिनेटली एक एनकरेजमेंट और मोटिवेशन मिलेगा कि ज़रूर आगे लाइफ में बढ़ सकते हैं। और वो चैलेंजेस के बारे में भी अब हम शॉर्टली जुड़ेंगे। बहुत ही एक और अच्छा कोट है निशा, मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ, आई एम श्योर आपने डेफिनेटली वो सुना भी होगा, दैट इट इज़ नॉट द माउंटेन वी कॉन्कर बट आवरसेल्व्स। मतलब माउंटेन तो आपका है ही, मतलब आपकी एक ऑब्जेक्टिव है वहाँ पहुँचना है, लेकिन उससे पहले आपको अपने आप से लड़ना पड़ता है, अपने आप को उसके लिए तैयार करना पड़ता है। किस तरह की प्रिपरेशन थी बड़ौदा से माउंट एवरेस्ट तक की? क्या चला आपके दिमाग में और किस तरह आपने अपने आप को रेडी किया? मैम मैंने जो प्रिपरेशंस किए हैं उसमें रनिंग, साइकिलिंग, उसके साथ साथ मैं हफ्ते में एक बार अपने जो पास में माउंटेन है पावागढ़, वहाँ जाती थी। इनिशियली मैं एक बार क्लाइंब करती थी, धीरे धीरे करके मैं वेट मैंने अपने ऊपर लेना शुरू किया 15 kg वेट के साथ। एक टाइम ऐसा था जब मैं रात को 2 बजे घर से निकलती थी एक्टिवा पे, पावागढ़ के वहाँ बस स्टैंड के पास अपनी एक्टिवा खड़ी की, 15 kg वेट के साथ 3 बार मैं पावागढ़ को क्लाइंब करती थी नीचे आके। फिर उसके बाद नीचे आया ऊपर गई, नीचे आया ऊपर गई, 3 बार दर्शन किया ऊपर, उसके बाद एक्टिवा लेके घर पे आना। इट्स अ 60 किलोमीटर डिस्टेंस, तो बहुत टाइम लगता था। सुबह से लेके दोपहर में मैं 2-3 बजे घर पहुंचती थी। तो वैसे तरह की प्रिपरेशंस की। फिर मैंने नाइट अल्ट्रास की, सोलो रनिंग 12 घंटे कंटिन्यू, पुलिस परेड ग्राउंड अपना वहाँ पे मैंने प्रताप नगर पे रनिंग किया है 12 घंटे कंटिन्यू। एक 300 मीटर के ग्राउंड में गोल 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 रनिंग करना 12 घंटे। स्टार्टिंग मैंने 75 किलोमीटर से किया था, इन लास्ट में मैं 90+ किलोमीटर्स पे पहुंची थी। लेकिन आप जब ये प्रोसेस में थे तब कोई आपको पूछता नहीं था कि आप क्या कर रहे हैं, आपका गोल क्या है, क्या करते हो आप, टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो, इसमें कुछ नहीं है, ऐसा कभी किसी ने कहा नहीं आपसे? मैम डिमोटिवेशन करने के लिए बहुत लोग रहते हैं, बट मेरा एक एम मैंने फिक्स किया था और मोटिवेशन करने के लिए मेरे साथ बहुत सारे लोग थे मोटिवेट करने के लिए, तो मैं डिमोटिवेट नहीं हुई। फिर मैंने माउंटेन्स में साइकिलिंग भी किया। कोरोना के दौरान मैंने एक राइड निकाली, राइड फॉर नेशन, राइड फॉर वैक्सीनेशन, जस्ट टू फॉर आवर फिटनेस और जस्ट टू अवेयर द जो लोग गांव के हैं
इनिशियली वो लोग वैक्सीनेशन नहीं लेते थे। हम्म, तो मनाली से लद्दाख जाते वक्त रास्ते में जो भी छोटे छोटे गांव थे वहाँ के लोगों को अवेयर किया हम लोगों ने कि आप लोगों को ऐसा काम करना चाहिए, ये बहुत अच्छी चीज़ है। वैक्सीनेशन लेंगे तो आपके हेल्थ के लिए और बाकी लोगों के लिए भी काफ़ी सेफ रहेगा। राइट। तो इस तरह के मैंने प्रिपरेशंस अपनी स्टार्टिंग से लेके अभी जाने तक में भी मैंने कोर्स किया। एक माउंटेन स्कीइंग का कोर्स किया, बेसिक स्कीइंग कोर्स। उससे पहले मैंने माउंटेनियरिंग के कोर्सेज किए थे। बेसिक माउंटेनियरिंग कोर्स किया था मैंने जवाहर इंस्टीट्यूट कश्मीर से। जी। एडवांस माउंटेनियरिंग कोर्स किया था मैंने नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग उत्तरकाशी से। फिर उसके बाद मैंने रॉक क्लाइंबिंग का कोर्स किया था अपना माउंट आबू से, ओह, स्वामी विवेकानंद जी, इंस्टीट्यूट जी। से। तो इस तरह मैं अपने जैसे जैसे मुझे गाइडेंस मिली मैं आगे आगे बढ़ती गई और मैंने उतनी ही मेहनत की। मुझे लोगों ने सपोर्ट भी किया। डिमोटिवेट करने वालों को मैंने नहीं सुना, जी। मोटिवेट करने वालों की बातें मैंने वेरी सुनी। ट्रू, बहुत सही बात बताई निशाना कि डिमोटिवेट करने वाले तो बहुत होते हैं, लेकिन ये हमारे पे डिपेंड करता है कि हम किसकी सोच लेकर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। हम पॉजिटिवली, हमारे अंदर जो टैलेंट है क्या हम पहले उसे पहचानते हैं कि नहीं, वो सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है। अगर आप चाहते हैं और आप जानते हैं कि आपके अंदर जो टैलेंट है वो बाहर निकाल के आप खुद ही ला सकते हैं, तो फिर बोलने वाले कुछ भी बोल रहे हैं, आई थिंक कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको रोक पाएगी। निशा, जहाँ आपने ये सारी बातें की, फैमिली का सपोर्ट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इसमें। एंड बीइंग अ गर्ल चाइल्ड, आपके 2 भाई भी हैं, एक बड़े हैं एक छोटे हैं, क्या किस तरह का सपोर्ट आपको आपके मम्मा पापा से मिला? आई एम श्योर आपके डैड एयरफोर्स में रहे हैं तो उन्होंने बहुत ही पॉजिटिवली इस चीज़ को लिया होगा, बट स्टिल फैमिली में काफ़ी सारे ऐसे भी होते होंगे इश्यूज जो आपके पेरेंट्स को आके बोलते होंगे कि भाई क्यों इनको वहाँ भेज रहे हो, ये तो लड़की है। क्या कहते हैं उस बारे में? मैम, मेरी फैमिली का सपोर्ट मुझे बहुत अच्छा मिला है। उन लोगों ने मुझे कभी इस चीज़ के लिए रोका नहीं है कि तू इतनी रात को क्यों जा रही है या इतने दिनों के लिए क्यों बाहर जा रही है, ऐसा क्यों कर रही है। उन्होंने कभी मुझे किसी चीज़ के लिए रोका नहीं है, हमेशा मोटिवेट किया है और हमेशा मेरे साथ खड़े रहे हैं। मैंने नाइट रनिंग किया 12 घंटे का पुलिस परेड ग्राउंड पे, तो 12 घंटे मेरी मदर मेरे साथ वहीं पे खड़ी रही कि मेरे को पानी की ज़रूरत है तो वो आगे लेके आएंगी पानी, नारियल पानी, जो भी मुझे चाहिए वो हमेशा मेरे साथ पीछे सपोर्ट में खड़ी रही। जैसे भैया को टाइम मिला या छोटे भाई को टाइम मिला तो वो भी मेरे साथ हमेशा आगे खड़े रहे। और मेरे कोच वो भी हमेशा कोई भी जर्नी में मेरे पीछे हमेशा खड़े रहे हैं। तो सबका सपोर्ट मुझे बहुत अच्छा मिला है, हमेशा मोटिवेट ही किया है मुझे, कभी भी मेरी फैमिली की तरफ से डिमोटिवेशन कभी नहीं मिला। एक्सीलेंट, आई थिंक बहुत बड़ी बात है और इसीलिए कहते हैं कि फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर बच्चे के जीवन में। हालांकि निशा बड़ी हो गई हैं बट स्टिल ये उन्होंने जो भी अचीवमेंट की है, आई एम श्योर कि उनके कोच और बहुत ही स्ट्रॉन्ग फैमिली सपोर्ट से शी वॉज एबल टू कॉन्कर दिस। ये जो खुद को एक मुकाम पर लेके जाना, उसके लिए बहुत सपोर्ट की ज़रूरत है। निशा, आगे आपसे जुड़ेंगे कि वो कहते हैं ना कि एवरेस्ट मतलब कि बहुत बड़ा एक माइलस्टोन है, उसको अचीव करना, उसके बारे में सोचना पहले तो मतलब सोच के ही इंसान को थोड़ी देर ऐसे हाथ ठंडे पड़ जाते हैं कि कैसे किया जाएगा, और आपने वो सोचा और पूर्ण किया। लेकिन आपके इस जर्नी में डेफिनेटली बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स आपने भी महसूस किए होंगे, उन्हें उससे लड़कर आप आगे बढ़ी हैं। किस तरह की रुकावटें आपकी इस जर्नी में आई, अगर उस बारे में थोड़ा बताएं। मैम, सबसे पहले बड़ी रुकावट थी पैसे की, क्योंकि माउंट एवरेस्ट के लिए जो है फंडिंग्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी पड़ता है। तो मैं पिछले 3 साल से उसके लिए ट्राई कर रही थी। 2021 में पैसा नहीं हुआ, मैं नहीं जा पाई। 2022 में पैसा नहीं हुआ, मैं नहीं जा पाई। 2023 में मैं गई। तो जो सबसे बड़ी रुकावट थी वो पैसा था। उसके बाद काफ़ी सारी हर्डल्स तो आती हैं, हर एक कोई भी काम आप करना चाहोगे तो काफ़ी सारी परेशानियां आती हैं, बट वैसी कोई परेशानी मुझे बहुत बड़ी नहीं आई। हाँ, ऐसी चीज़ें आई थी मेरे सामने जो कि जैसे हम लोग चलते चलते सामने से एक आइस पीस आके हमारे साथ वाले एक साथी को हिट कर रहा है, वैसा। और दूसरा, हमारे सामने चलते चलते जब हम कैंप 1 से 2 की तरफ जा रहे थे तो एक शेरपा क्रिवास में गिर गए थे। बेस कैंप से कैंप 1 का जो जोन माना जाता है, दैट इज, उसको बोलते हैं डेथ जोन, खुम्बु आइसफॉल डेथ जोन, क्योंकि वो पूरा एरिया क्रिवास का एरिया है।
क्रेवास मतलब खाई, ओह, 2 बर्फ की दीवारों के बीच की खाई, तो उसको डेथ जोन बोला जाता है। वहाँ पे भी हम लोग 8 घंटे के लिए फंस गए थे, क्योंकि जो उसको क्रॉस करने के लिए लैडर लगाई जाती है वो अंदर चली गई थी क्रेवास के, ओह, टूट गई थी। अच्छा, एक आइस पीस टूटने की वजह से वो टूट गई थी, तो हमें 8 घंटे बिना पानी खाने के वहाँ पे बैठे रहना पड़ा, वो भी सिर्फ और सिर्फ आइस जोन में। कोई वहाँ पे कोई नॉर्मल एरिया नहीं था, पूरा आइस बर्फ। वाला एरिया था। जी, तो हम लोग 8 घंटे वहाँ पे बैठे, इंतज़ार किया जब नीचे से टीम आई, नीचे से टीम ने आके उसको सेटअप किया पूरा, और उसके बाद उन्होंने वहाँ से अप्रूवल दिया कि अब आप लोग, पूरा टेस्टिंग के बाद कि अब आप लोग नीचे आ सकते हो। तो ऐसी तरह की जो दिक्कतें हैं। फिर जब मैं माउंट एवरेस्ट से थोड़ा सा पीछे थी, मेरे सामने मेरा ड्रीम पूरा होने वाला था, वो दिख रहा था, और सामने डेड बॉडी थी, मुझे उसको क्रॉस करके आगे जाना है। तो उस टाइम में 2 मिनट के लिए एकदम सुन्न हो गई थी बॉडी मेरी कि आगे क्या करना चाहिए। लाइफ में फर्स्ट टाइम ऐसा मोमेंट था, बट वो ड्रीम था, उसको अचीव करना था। बहुत सारे लोगों की मेहनत मेरे पीछे थी, बहुत सारे लोगों का सपोर्ट मेरे पीछे था, उन लोगों की मेहनत को भी सफल करना था। तो मैंने सोचा कि निशा तुझे आगे बढ़ना होगा, और मैं आगे बढ़ी। उसके बाद मैंने माउंट एवरेस्ट को वहाँ पे अपने देश का झंडा वहाँ पे लहराया, टॉप ऑफ द वर्ल्ड पे। सलाम है आपके स्पिरिट को। एंड आप जैसे बोल रहे हैं मुझे तो गूज़बम्स आ रहे हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है जो आपने कहा कि एक डेड बॉडी को क्रॉस करके आगे जाना है, और आपको पता है कि आपका टारगेट वो है, लेकिन एज अ ह्यूमन आप फील कर रहे हैं कि वो सामने पड़ा है और आप कुछ कर नहीं पा रहे हैं। आप देख पा रहे होंगे जब निशा बात करी, उनके हाथों में, उंगलियों में जो है पूरी उनकी स्किन जो है वो पूरी, निशा थोड़ा बताएं ये क्या हुआ है आपको अगर। मैम ये फ्रॉस्ट बाइट बोलते हैं इसको, जी, ये ठंड की वजह से हो जाता है, तो मुझे भी फ्रॉस्ट बाइट ही हुआ है। एंड शी स्टिल हीलिंग, उनका इलाज हुआ वहाँ से वापस आने में मुंबई में, और 4 या 5 महीने वो कह रहे हैं कि उसे हील होने में कम्प्लीटली लगेगा। आप देख सकते हैं कि सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उसके पीछे जैसे निशा ने बताया कि 3 साल से वो अपनी मेहनत और मशक्क़त कर रहे हैं कि फाइनेंसिस को कैसे भी मैनेज करें और वहाँ तक पहुँच पाएँ। तो कोई भी जर्नी जो है वो इजीली हमें नहीं मिलती है, ये चीज़ हमें हमारे बच्चों में ये थॉट डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आजकल हम हमारे बच्चों को हर चीज़ बहुत इजीली अवेलेबल कर देते हैं, और फिर कुछ समय के बाद जब हमें पता है कि हमारा बच्चा उसे वैल्यू नहीं करता है, तो हमें दुख होता है कि हम आपके लिए इतना सब करते हैं बच्चे, लेकिन आप उसकी वैल्यू नहीं करते। पर कहीं ना कहीं गलती हमारी भी है, और हमने शायद अपने बच्चों को वो उस दुख से, उस तकलीफ़ से उन्हें पास नहीं होने दिया। हाँ, एज अ पेरेंट हम सभी की ये इच्छा होती है कि हम अपने बच्चों के लिए बेस्ट करें, जो तकलीफ़ें हमने देखी हैं वो हमारे बच्चों के आगे ना आने दें, लेकिन किसी भी चीज़ को पाने के लिए मेहनत लगती है, ये हमारे बच्चों को समझाना ज़रूरी है। और लाइव एग्जांपल है आपके सामने निशा, जो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हैं। आई एम श्योर उनके आँख में भी थोड़ा सा पानी आ गया था मैंने जब देखा वो बात कर रही थी। इट इज़ सच अ बिग अचीवमेंट निशा, और आई जस्ट कांट इमेजिन कि आप उस लेवल पर होंगी तो आपने क्या फ़ील किया होगा। आई एम श्योर आपके पेरेंट्स पूरा समय सिर्फ यही प्रार्थना कर रहे होंगे कि आप सेफली वहाँ पहुँचे और सेफली वापस घर आ जाएं। क्या कहेंगे उस बारे में? मम्मा पापा से बीच में बात होती थी आपकी? मैम बेस कैंप पे बात होती है, बेस कैंप से ऊपर कोई बात नहीं हो पाती है, फैमिली के साथ कोई कांटेक्ट नहीं हो पाता है। तो उस टाइम पे मैंने बेस कैंप से निकलते वक्त अपने घर पे बताया था कि मैं घर से निकल रही हूँ, यहाँ से बेस कैंप से निकल रही हूँ, और अभी 6 से 7 दिन कोई कांटेक्ट नहीं हो पाएगा। पर मेरे फैमिली हमेशा सपोर्ट किया है। ऑफ कोर्स हर कोई पेरेंट्स प्रे करता है कि उनका बच्चा सेफली नीचे आ जाए, क्योंकि वहाँ पे ट्रेजेडीज़ होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो उन्होंने भी मेरे लिए प्रे किया है, और वो लोग बस इस न्यूज़ का इंतज़ार कर रहे थे कि कब मैं सबमिट करके और उनको गुड न्यूज़ दूँ और मैं नीचे सेफली आ जाऊँ। मैंने जैसे सबमिट किया, मैंने नीचे मैसेज पास किया वॉकी से बेस कैंप पे। बेस कैंप से घर पे इन्फॉर्म किया गया कि मेरा सबमिट हो गया है और मैं सेफ़ हूँ। हाउ स्वीट।
बहुत बड़ी बात है ये, आई नो। वो एक मोमेंट ऑफ रिलैक्सेशन होगा आपके मामा पापा और सभी के लिए, फैमिली मेम्बर्स के लिए, कि बच्चा सेफ है और उसने जिस मेहनत से, मुशक्क़त से वहाँ तक पहुँची है वो पूरा किया, वो टारगेट को हिट किया, वो बहुत बड़ी बात है। निशा, अब आप आगे क्या देखती हैं? मतलब निशा कुमारी, एवरेस्टर निशा जो है, अब आगे क्या करना चाहती हैं? मैम मुझे आगे 7 समिट्स करने हैं। 7 समिट्स 7 कॉन्टिनेंट्स के टॉप पीक्स हैं। एशिया की माउंट एवरेस्ट हो गई है, बाकी 6 कॉन्टिनेंट्स की जो 6 हाईएस्ट पीक्स हैं वो अभी मुझे करनी है। मेरी रिकवरी के बाद मैं वापस उनके लिए प्रिपरेशन करके और फिर उन पे जाना चाहूँगी। एक्सीलेंट। और हमारी सभी की बहुत सारी दुआएं आपके साथ। डेफिनेटली आपको बहुत पावर मिले और आप जो भी आप सोच रहे हैं, जो भी आपका सपना है वो पूरा हो। आज की जनरेशन के बच्चे जो हैं वो डेफिनेटली आपको देखेंगे तो आपकी स्टोरी बहुत मोटिवेशनल है निशा। लेकिन आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? अगर मैं आपको पूछूं हमारे माध्यम से ये मैसेज उन तक पहुँचे तो क्या कहेंगे उनके लिए? मैम मैं यही कहना चाहती हूँ कि कभी भी आप किसी भी चीज़ को नेगेटिवली लेके पीछे ना हटें। जो आपने सोचा है उसके लिए अगर आप मेहनत करेंगे तो आज नहीं, कल नहीं, तो एक दिन तो आपको वो ज़रूर मिलेगी। लेकिन मेहनत करने से पीछे नहीं हटना है, हमेशा मेहनत करते रहिए। लोग डिमोटिवेट करेंगे, पर एक बात मुझे किसी ने कही थी कि अगर मैं आज तुम्हें हाँ बोल के ना बोल दूँ तो तुम्हें पीछे नहीं हटना है। दूसरे 100 लोगों से कांटेक्ट करना है, उनके पास जाना है और आगे बढ़ने के तरीके ढूंढने हैं। उस बात से डिमोटिवेट होकर पीछे नहीं बैठना है कि मैंने हाँ बोला था पर अभी ना बोल दिया। तो हमेशा आगे बढ़ते रहना है। अगर कोई एक पर्सन आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है तो जो सपोर्ट कर रहा है, जो आपको मोटिवेट कर रहा है, जो अच्छा बोल रहा है उसकी बातें सुनो। जो डिमोटिवेट कर रहा है या जो आपको पीछे खींचना चाहता है उसकी तरफ मत देखो, उसको साइड में छोड़ दो। अपने आप को प्रूफ करके दिखाओ, उनको बोल के कुछ भी प्रूफ नहीं होगा। करेक्ट, बहुत बड़ी बात है निशा। थैंक यू सो मच आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। एंड आई एम श्योर जो ऑडियंस हमें देख रही है आपकी ये बातें सुन के वो बहुत ज़्यादा अच्छा और मोटिवेटेड फील करेंगे। जो यंग बच्चे हैं, और बहुत सही बताया निशा ने कि डीमोटिवेट करने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है और आम में हमारे आसपास ही बहुत सारे होते हैं। लेकिन वो एक इंसान जो आपको मोटिवेट कर रहा है या जो आपके अंदर अपना ट्रस्ट डाल के कह रहा है कि नहीं बच्चे आप कर सकते हो, उस एक की भी बात अगर आप सुनकर आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे तो डेफिनेटली आपके दिमाग में आपका जो माउंट एवरेस्ट है वो आप कॉन्कर डेफिनेटली कर पाएंगे। ज़रूरी नहीं कि निशा एवरेस्ट गई है तो वही एवरेस्ट है, पर आपका जो भी टारगेट है आपके लाइफ में वो पूर्ण होगा। लेकिन कंटिन्यूस मेहनत करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेहनत करी है डेफिनेटली, जैसे निशा ने भी बताया कि उनकी भी जर्नी में बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स आए हैं, लेकिन उन्होंने हमेशा पॉजिटिवली आगे बढ़ने की कोशिश की है। हमें भी वही करना है कि हार आएगी बीच में, फॉल्स आएंगे बीच में, लेकिन वहाँ से उठना बहुत ज़रूरी है और आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी है। निशा, आपको बहुत सारी हार्दिक शुभकामनाएं हम सभी की तरफ से, और आपके दिमाग में जितने भी लाइफ के गोल्स हैं वो सारे पूर्ण हो और आपकी रिकवरी बहुत जल्दी हो, वो सबसे पहले हम सभी की दुआ है। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू मैम। और आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू। VNM TV और VNM TV किड्स का YouTube चैनल है, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और निशा की ये जो स्टोरी है ये आपका काम है हर घर तक पहुंचाने का, क्योंकि हर घर में एक ऐसा बच्चा है जो कहीं ना कहीं अगर ये सोचता है कि मैं नहीं कर पाऊंगा, पर ये सुन के ज़रूर कोशिश करेगा कि हाँ मैं कर सकता हूँ। इसी तरह हर हफ्ते हमारे साथ जुड़ते रहिए। बहुत बहुत नमस्ते।